वेलकम एवरीवन, आपकी लाइफ की सबसे मजेदार क्लास में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th आपकी लाइफ की सबसे मजेदार क्लास होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सारी बातें अभी आपको बताने वाला हूं। इस क्लास के अंदर 10th में अब आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, अब आपकी पहचान बनेगी, अब आप बड़े होंगे, आपके करियर की नींव रखी जाएगी। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी क्लास 9th की परसेंटेज कमेंट में ईमानदारी से लिख दो। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसी परसेंटेज को हम ऊपर लेके जाएंगे, हर बच्चे को डियर सर बनाएंगे। इसका मतलब है कि मैं आप सभी को स्मार्ट स्टूडेंट बनाने के लिए निकला हूं। हर बच्चे को इस तरह से पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसे इस तरह से पढ़ना है कि जितनी भी वो पढ़ाई करे औरों को भी पढ़ा पाए। इस माइंडसेट के साथ हमें उतरना है, हमें घबराना नहीं है। एक एवरेज बच्चा जो कम नंबर लाता है, जिसको पढ़ाई समझ नहीं आती, उसको हाथ उठा के ऊपर तक लेके जाना है। एवरेज से टॉपर तक का सफर हम तय करेंगे आज से और अभी से। इसीलिए दोस्तों, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आज मैं क्लास 10th के हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपसे कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, टेक्निक्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, और मेरा आपके लिए क्या प्लान है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे मेरा हर बच्चा जो क्लास 10th के अंदर है वो एक टॉपर बनेगा, जो 90% प्लस मार्क्स लाएगा। ये मेरी कोशिश है। तो लिख दो ना कमेंट में आप भी, हर बच्चा डियर सर। सबसे पहली चीज, बच्चे को ना डरा दिया जाता है क्लास 10th के नाम से, बोर्ड्स के एग्जाम के नाम से, जबकि सच्चाई यह है कि क्लास 10th बहुत मजेदार है। अब तक जितनी भी आपने पढ़ाई करी है ना, क्लास 10th में आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। नहीं, मैं नहीं मानता। तो मजे लेने के लिए तैयार हो जाओ, चिलैक्स हो जाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आओ अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट की। क्या आपके सब्जेक्ट कितने हैं, क्या आपका सिलेबस है, कैसे आपको उसको अप्रोच करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये तो पता चले। साथ ही साथ बच्चों, मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि आगे चलकर अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, यूपीएससी का एग्जाम देना है तो कौन सा सब्जेक्ट आपके सबसे ज्यादा काम आएगा, ये भी वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा। आओ देख लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात। अब इंग्लिश की बात ऐसे ही थोड़ी कर दूंगा, उसके लिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना चुका हूं, जो अभी मिली नहीं है आपको, 1-2 दिन में आपको वो भी दे दूंगा। वाह, इंग्लिश का पूरा रोड मैप विद एक्सप्लेनेशन डिटेल तरीके से मैं आपको आराम से दूंगा। तो इंग्लिश की तो टेंशन भूल ही जाओ, इंग्लिश तो मैं खुद पढ़ाता हूं, तो आपको क्या ही टेंशन लेनी है। आगे बढ़ जाते हैं, साइंस की बात करें पहले। साइंस अच्छा सब्जेक्ट है भाई। अगर आपको क्लास 10th में किसी सब्जेक्ट पे ध्यान देने की जरूरत है तो वो साइंस है, क्योंकि ये आपके आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो साइंस का क्या सिलेबस है, 9th का सिलेबस थोड़ा अलग था, 10th का थोड़ा अलग है, तो उसमें देखते हैं। सबसे पहले साइंस के बारे में बात करते हैं। बच्चों, ये रहा आपका साइंस का सिलेबस, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से दिख रहा होगा, जिसमें आपकी वही केमिस्ट्री है, बायो है और फिजिक्स है, ठीक है। 20-25 मार्क्स की सारी चीजें हैं। तो अब आपको करना क्या है, आजकल बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट देखते हैं साइंस के, और उन्हें मजा भी आता देख के, एग्जाम में उसे उतार नहीं पाते। तो सबसे पहला काम तो ये करना, स्कूल में पढ़ रहे हो, जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो ना, जिस भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, जितने भी आप केमिस्ट्री के जो भी रिएक्शन सीख रहे हो, समझ रहे हो, उनको लिखकर प्रेजेंट करना, कैसे मेरे को एग्जाम में अपनी प्रेजेंटेशन रखनी है, उसकी भी एक अभी से प्रैक्टिस करते हुए चलना। अब कुछ बच्चों को साइंस बहुत मुश्किल लग सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूं। साइंस को जब भी पढ़ो, जितना भी पढ़ना शुरू करो, एक चीज का ख्याल जरूर रखना, क्या, डायग्राम जरूर बनाना। साइंस के एग्जाम में डायग्राम का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे बच्चे आदत अभी से बनाते हुए चलो कि भाई मैं साइंस का कोई भी, चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं या मैं बायो पढ़ रहा हूं, उनके जो भी डायग्राम आ रहे हैं ना चैप्टर के, वो मुझे आने चाहिए। अपने टीचर से, जो भी सब्जेक्ट टीचर, उससे कंसल्ट करते हुए चलो। तो डायग्राम बनाने की आपको आदत होनी ही चाहिए। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती होगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे फिजिक्स अच्छी नहीं लगती होगी, तो याद रखना, इस चीज पे ध्यान दो मेरे बच्चों। देखना जरा ध्यान से, भाई 25 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री है, 25 मार्क्स की आपकी बायो है, और 25 मार्क्स की ही आपकी फिजिक्स है, तीनों बराबर ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हो, समझ में आ नहीं रही, बस फिजिक्स 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 फिजिक्स, दिन भर बस फिजिक्स ही पढ़ रहे हो। नहीं, कोई ऐसी टेंशन मत लेना। अगर आपको फिजिक्स नहीं अच्छी लग रही है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, तो बायो पढ़ लो। बायो तो अच्छी लगती है, बिल्कुल अच्छी लगती है। और मेरी राय ये है
कि अगर बायो पहले पढ़ी जाए ना तो ज्यादा फायदा है। पूछो कैसे? क्योंकि एक तो बायो के जो टॉपिक्स है ना काफी रिलेटेबल होते हैं, हम उसे आसानी से ना रिलेट कर लेते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि हम भी तो हमारे तो बारे में बात हो रही होती है, प्लांट्स के बारे में, हमारे बारे में, तो काफी रिलेटेबल होती है बायो। ठीक है, तो उसे हम पढ़ने, बच्चों को ज्यादातर इंटरेस्ट आता ही है, मजा आता है उसको पढ़ने में, तो उसे भी कर लो, वो भी तो 25 मार्क्स की है, तो उसको पहले कर लो ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार 25 नंबर तो मेरे पैक है। उसके बाद फिजिक्स में कूद पड़ेंगे, केमिस्ट्री में कूद पड़ेंगे। और केमिस्ट्री की भी अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप रियल लाइफ में देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो उन वीडियोस से समझ लो कि मैंने केमिकल इक्वेशन पढ़ा है, ये जो मैंने केमिकल इक्वेशन पढ़ा है रियल लाइफ में कैसे होता है। तो वीडियोस YouTube पे देखो, सर्च करो और वहां से भी उन केमिकल रिएक्शंस को सीख सकते हो। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था भाई, हम तो बस किताबों में ही पढ़ते थे ये रिएक्शन ऐसा होता है, असली में कुछ नहीं होता था। अब तो इतने सारे टीचर्स आ चुके हैं जो रियल लाइफ में करके दिखा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या कहा मैंने? प्रेजेंटेशन लिखना, आंसर कैसे लिखा जाता है इस पे फोकस करना है, डायग्राम बनाने, और अपना टॉपिक पहले चूज करना है कि अगर केमिस्ट्री अच्छी लग रही है तो पहले केमिस्ट्री को पक्का कर लो। जो टॉपिक पहले अच्छा लग रहा है अपना एक स्वॉट एनालिसिस कर लेना। ठीक है, तो साइंस को इस तरह से अप्रोच करना है हमें। अब बारी आती है मैथमेटिक्स की। अब मैथमेटिक्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कमजोर होती है, जिनकी अच्छी है मैथ्स, जिनको अच्छी लगती है, अच्छे से कर पाते, उनकी तो बात ही अलग है। अब लेकिन जिनकी मैथ्स कमजोर है, मान लो मैथ्स अच्छी नहीं लग रही, तो वो क्या करे? वो बच्चा क्या करे जिसकी मैथ्स कमजोर है? पहली बात तो ये कि अभी आपके पास टाइम है, ये अप्रैल चल रहा है, मई आएगा, आपके वेकेशंस भी आ जाएंगे, ये आपके पास गोल्डन टाइम है अपनी मैथ्स को मजबूत करने का। आपको करना क्या है? अपने वीक टॉपिक्स पकड़ लो कि मैथ्स समझने में मैं कहां कमजोर हूं, क्या मेरी टेबल खराब है, क्या मेरी अलजेब्रा खराब है, क्या मेंसुरेशन में मुझे प्रॉब्लम होती है। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है उसको ना अभी कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है। अपनी सिंपली, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोर्ड मास नहीं आता कि ये बोर्ड मास क्या होता है, आपको पता ही नहीं बोर्ड मास क्या होता है। अभी YouTube पे जाओ, सर्च करो बोर्ड मास का रूल, गूगल कर लो और सीख लो। अब ना अपनी बेस को स्ट्रांग कर लो। इस टाइम पे आपको मान लो बोर्ड मास नहीं आता था, मान लो आपको अलजेब्रा नहीं आता, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आते आपको, उनको कैसे सॉल्व करते हैं अभी सीख लो। तो अपनी मैथ्स जो भी आपके कमजोर है, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करो, बिल्ड करो। सॉल्व करना नहीं आते मैथमेटिकल इक्वेशंस, तो सॉल्व करना सीख लो। अपने ट्यूटर से, अपने कंसर्न टीचर से, जो भी आपके सब्जेक्ट के टीचर है ना, उनसे जाके बोल दो कि मुझे इसमें दिक्कत आती है, सिखा दो। डरना मत, आज करोगे ना आगे तक काम आएगा मेरे बच्चे। ठीक है, इतना कर लिया। सबसे पहला काम क्या किया कि अगर मेरी मैथ्स कमजोर है, मुझे डर लग रहा है मैथ्स से, तो एक बार पूछो कि कहां कमजोरी आ रही है, और वहां देखना तुम्हें सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, शायद इक्वेशंस आपको बनानी नहीं आती होंगी, उन्हें सीख लो, उसमें क्या है। अब इसके सिलेबस पे बात करते हैं। अगर मैं मैथ्स के सिलेबस पे आता हूं, ये रहा आपका मैथ्स का सिलेबस, जिसे देख के ना बच्चे बहुत डर जाते हैं। अब मैथ्स के सिलेबस में सब ना ट्रिग्नोमेट्री के पीछे लगे रहते हैं कि यार साइन थीटा, कॉस थीटा मैं क्यों पढ़ूं, क्या करूं, कैसे पढ़ूं, बहुत ज्यादा डरते हैं। लेकिन देखना ट्रिग्नोमेट्री कितने नंबर की है, 12 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री यहां लिखी हुई नजर आ रही है। और बाकी चीजें भी तो है, अलजेब्रा भी तो है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी भी तो 11 मार्क्स की है। तो हमें ना एक ही टॉपिक पे ना एकदम पागल नहीं हो जाना है कि मेरे सीनियर ने कहा था ट्रिग्नोमेट्री टफ होती है तो टफ मान के बैठ गए। नहीं, आराम से लेना, एकदम माइंड को क्लियर करके शांति से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। मेरे कहने से तो अलजेब्रा, स्टैट्स एंड प्रोब बहुत अच्छे, प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, इनकी तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हो। रही बात ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन याद रखना कितने मार्क्स का है, यहां पे 12 मार्क्स का लिखा हुआ है, ये 50 नंबर का नहीं है। तो अपना टाइम इसी तरह से डिवोट करना है हमें कि कौन कौन से टॉपिक किस किस तरह के हैं। अलजेब्रा बहुत अच्छा शुरुआत के टॉपिक से, शुरुआत का चैप्टर है, अलजेब्रा पे ध्यान देना, बहुत इजी है। मैं अंदर की बात बता रहा हूं, मैंने कर रखा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। अलजेब्रा बहुत इजी है, बहुत मजेदार है, अलजेब्रा आप पकड़ सकते हो। और स्टैट्स एंड प्रोब अगर कोई समझदार टीचर होगा ये पहले करवा देगा, क्योंकि इसमें बड़ा मजा है, इसमें कुछ भी नहीं है, आसान है, ये टॉपिक्स आसान है। जो मुश्किल लगे ना, जो मुश्किल लगे उसे टाइम ज्यादा दे दो, जो आसान लग रहा है, जो आसान लग रहा है उसे पहले कर लो। ये तरीका होता है, सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। भाई मैथ्स में एक चीज का और ख्याल रखना, चैप्टर्स के ना फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले ना याद करके ना लिख लिख के देख लेना, एक जगह अपनी एक रफ कॉपी बनाना, अपने नोट्स बनाना, हर चैप्टर के अलग से चैप्टर वाइज ना फॉर्मूले लिख लेना कि इससे ज्यादा इसमें फॉर्मूले नहीं है। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा
कि भाई ये चैप्टर था आपका, मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी टेबल है वो मुझे लर्न है, ये टेबल मैंने बिना देखे लिख के देख रखी है, मुझे आती है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू सारी मेरे को आती है, ठीक है, उनके फॉर्मूले मेरे को आते हैं, बस इससे अलग कुछ नहीं है। फिर उनके जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो क्वेश्चन आसान लगेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, आप एग्जाम में जब वो फॉर्मूला अलग से लिखोगे उसके आपको मार्क्स भी मिलेंगे, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी। फॉर्मूलों को बेस मानते हुए चलना, और कोई भी ना चीजें ऐसे ऐसे बस ऑडिट मत करना, मैथ्स ऑडिट मत किया करो, मैथ्स को ना सॉल्व, जितने भी क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व करके देखा करो अपने हाथ से, दूसरे के हाथ से नहीं, अपने हाथ से। टीचर का कराए हुए पे भरोसा मत किया करो, खुद भी करके देखो। ये नहीं कि टीचर ने कर लिया मुझे आ गया, ये वाला आपका कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे, ठीक है। इतना करोगे कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरे बच्चों, अगर आपको आईआईटी जेईई या नीट का एग्जाम देना है, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो मैथ्स और साइंस को तो अच्छे से अभी से रगड़ के पढ़ते हुए चलो। अच्छा, क्यों? क्योंकि आगे यही सब आपसे पूछा जाएगा। चाहे आप आईआईटी का जेईई का एग्जाम दे रहे हो या नीट का एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो उसमें आपका यही सब काम आने वाला है। तो इन पे तो अभी से कमांड बना के चलो, ताकि 11th-12th में जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस या मैथ्स पढ़ो ना, तो आपका अभी से बेस बहुत अच्छा रहे, क्योंकि आगे चीजें बढ़ जाती हैं। जैसे मैथ्स में अभी आप क्या पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, इंटीग्रेशन पढ़ोगे अब आप 10th क्लास के अंदर, वहां पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका एडवांस लेवल हो जाएगा, जो चीजें थी ना वो थोड़ी और लेवल पे पढ़ जाएंगी, डबल डिफरेंशिएशन, डबल इंटीग्रेशन आपका होने लगेगा वहां जाके। तो चीजें वही रहती हैं, बस बेस से बढ़ते 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 एडवांस लेवल हो जाता है। तो अभी से मान के चलो, अगर आपको साइंस स्ट्रीम आगे लेनी है, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको मैथ्स और साइंस अपनी पक्की करनी है। इसी तरह से अगर किसी को सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का शौक है, सीएस बनना है, तो उसको भी ना सीएस, सीएमए, सीएस जो भी, इनमें भी ना कैलकुलेशन का खेल है, और इनके एंट्रेंस या फाउंडेशन के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी मैथ्स पूछी जाती है। तो अगर आप साइंस इतनी अच्छी नहीं पढ़ रहे, भाई ठीक है, आपको साइंस आगे नहीं लेनी, लेकिन मैथ्स तो आपके काम आनी ही आनी है। तो सीए बनने के लिए अकाउंटिंग में भी मैथ्स का काफी अच्छा रोल होता है, तो मैथ्स अच्छी करके चलना अपनी। अब बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस, जिसको यूपीएससी निकालना है, माइंड जिसने सेट किया हुआ है कि मुझे यूपीएससी में बैठना है, उसके लिए सोशल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। सोशल साइंस में है क्या क्या, पूछा क्या क्या जाएगा हमसे, वो देख लेते हैं। भाई सोशल साइंस में क्लास 10th वालों, आपको पता है क्या पढ़ना है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने जो आप डेली लाइफ में अपने सुनते रहते हो। क्या पॉलिटिक्स की बातें नहीं सुनते? हाँ, मोदी जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सब कुछ तो आपको पता ही है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन का मोड चल रहा है, तो थोड़ा सा ना न्यूज़पेपर पे भी नजर मार लिया करो, यूट्यूब पे भी इस तरह की चीजों पर नजर मारते रहा करो। इससे आपको ना बहुत फायदा होगा। फायदा कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूं। भाई आपके ना इसके अंदर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, और तीसरी पता है क्या है, तीसरी है आपकी पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस कितने नंबर की है? 20 मार्क्स की। और इसके टॉपिक देखो जरा, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी, पावर शेयरिंग। आसान आसान टॉपिक है। 20 नंबर तो ऐसे हैं जो आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड है, जो कॉमन सेंस पे आपने सुनी रखे हैं, पढ़ते रहते हो, इन सब चीजों के बारे में दिखता रहता है। तो 20 नंबर की पॉलिटिकल साइंस तो बड़ी आराम से आपके पास रखी हुई है। अब बात करूं अगर मैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री को कैसे पढ़ोगे, हिस्ट्री में पढ़ने में क्या दिक्कत आएगी? भाई हिस्ट्री की ना, जितनी भी हिस्ट्री के आपके जो चैप्टर्स हैं आपके सोशल साइंस के अंदर, उसमें अच्छी बात पता है क्या है, इन सब के ऊपर ना यूट्यूब पर मूवीज बनी हुई दिख जाएंगी, आपको वेब सीरीज बनी हुई दिख जाएंगी। तो इससे फायदा क्या होता है, वेब सीरीज देखी, वीडियोस देखी, वो कैरेक्टर आपको याद रह जाता है। अब गांधी जी के बारे में क्या रटना पड़ेगा मुझे? गांधी जी कौन थे, शहीद भगत सिंह साहब कौन थे, सरदार पटेल जी कौन थे, ये क्या पढ़ना पड़ेगा मुझे? ये क्या रटना है मेरे को? नहीं, बस इनको लिखने का तरीका आना चाहिए आपको, बस लिख कर देख लेना। जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट इसके अंदर मैप भरने के लिए आता है, तो मैप भरना आपको सीखना पड़ेगा। तो इन चीजों पे ध्यान देना, लेकिन आसान है। सोशल साइंस को पढ़ने की मैंने क्या ट्रिक बताई, क्या टिप बताई है, क्या करना, वीडियोस देख लो भाई, सिंपल सी। हिस्ट्री है, हिस्ट्री की वीडियो देख ली। पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस सबसे आसान, सबसे मजेदार, उसकी वीडियोस देख लो भाई। पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है हमारे इंडिया में, कैसे रजिस्टर होती हैं, क्या इनके पावर्स होते हैं, कैसे ये पावर में आती है, इलेक्शन कैसे होता है, सारी चीजें बड़ी जनरल सी हैं। अब जो भी पॉलिटिकल साइंस या सोशल साइंस की अगर मैं बात करूं, इसको पढ़ के फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? यूपीएससी का एग्जाम दोगे ना, उसके अंदर आपका बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ ये एनसीईआरटी का आपको पढ़ना पड़ता है, तब भी वहां भी आपके एग्जाम में आता है। तो ये बहुत अच्छा है सोशल साइंस उन सभी लोगों के लिए जो आगे चलकर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में जाना चाहते हैं। दोस्तों मेरे पिटारे में आपके लिए अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी वीडियो में एंड में बताऊंगा क्या है मेरे पास आपके लिए, ध्यान से देखते रहो। हिंदी की अगर मैं बात करता हूं, सबसे आसान टॉपिक है, हमारी लैंग्वेज है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं इसमें ना, पता मैं बताऊं मिस्टेक क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, अबे हिंदी हिंदी कौन पढ़ता है, ये वाला एटीट्यूड रहता है, और इस वजह से ना पेपर में नंबर नहीं आते हैं।
ये हिंदी वो हिंदी नहीं है जो हम बोल रहे होते हैं। हम जो हिंदी बोल रहे होते हैं वो मिलावट है, उसमें हम उर्दू भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, फारसी भी बोल रहे होते हैं। ये वो हिंदी नहीं है, ये प्योर हिंदी है। तो इसमें क्या है, पठित गद्यांश पूछे जाएंगे आपसे, व्यवहारिक व्याकरण होगी जिसमें समास, मुहावरे, पदबंध, वाक्य रूपांतरण है। पाठ्य पुस्तक में आपकी हिंदी ए और बी दोनों है, ठीक है। तो क्षितिज और कृतिका की यहाँ पे बुक्स के नाम है, और बी वालों का अलग है, डी ए और बी वालों का सबका अलग है। रचनात्मक लेखन आएगा आपका, राइटिंग स्किल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो ये पत्र है, लेटर लिखने के लिए आएगा, एडवर्टाइजमेंट है, ईमेल है, अनुच्छेद है, और सूचना लेखन, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह है। तो इसमें स्कोरिंग कहां है, स्कोरिंग जो आपका जो सेक्शन है वो आपका ये रहा, व्याकरण वाला बहुत अच्छा है। मुहावरे क्या हिंदी में भी नहीं समझ पाओगे? क्या आपको पत्र लिखना नहीं आता? क्या आपको निबंध लिखना नहीं आता? अनुच्छेद लिखना नहीं आता? सूचना लेखन नहीं आता? यहां आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो शुरू से ना माइंड क्लियर करके चलो कि अपना ये पक्का करके चलो, कौन सा, रचनात्मक लेखन, और दूसरा हमारा व्यवहारिक व्याकरण। ये स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग है मेरे बच्चे। पठित गद्यांश में बच्चे फंस गए थे, ये जो अभी लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है ना, लास्ट एग्जाम में बच्चों का टफ आया था पठित गद्यांश। तो थोड़ा ध्यान से चलना, इनको भी पढ़ते हुए चलना। हिंदी भी ना कुछ ना करो, कुछ मत करो, कम से कम हिंदी की जो क्लास हो रही है ना स्कूल में, कान दे के सुन लेना, अपने टीचर को सुन लेना, इतना काफी है। अपनी किताबों में चैप्टर्स की कहानियां मत रटना, कहानियों से इतना कोई फायदा नहीं होगा आपका जितना फायदा इन दोनों आपके टॉपिक्स पे होगा, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा आपके लिए बताऊंगा, चिंता ना करो। हिंदी के लिए भी मेरे पास कुछ जुगाड़ है जो मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं हम संस्कृत की। अब संस्कृत में क्या है सर, संस्कृत में क्या है, और संस्कृत भी देख लेते हैं। संस्कृत में आपके ये रहा आपका सिलेबस संस्कृत का, बहुत सारे बच्चों पे संस्कृत होगी ना, जिसमें अपठित अबोधनम है आपके 10 नंबर के, और रचनात्मक कार्यक्रम इसमें भी है 15 नंबर का, और अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 नंबर की, और फिर किताब आ जाती है आपकी 30 नंबर की। सेम टू सेम बिल्कुल काफी मिलता जुलता हिंदी से ही है। अब संस्कृत में भी आपका ध्यान किस पे रहना चाहिए, रचनात्मक कार्यक्रम भैया 15 नंबर का है, और अनुप्रयुक्त व्याकरण ये 25 नंबर की, 40 नंबर का ये है, 10 नंबर का पठित गद्यांश। स्कोरिंग है भाई, संस्कृत बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर किसी ने संस्कृत को थोड़ा सा भी ध्यान दे लिया ना, उसकी परसेंटेज अप हो जाएगी। तो हिंदी और संस्कृत को हल्के में मत लेना, क्योंकि इसमें स्कोरिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि किताब से बहुत ज्यादा नहीं आता, चैप्टर से बहुत ज्यादा नहीं आता, अलग से जो चीजें हैं, जो ये लेटर राइटिंग वगैरह है, ग्रामर है, इसमें ज्यादा पूछा जाता है। तो ये रहा आपका संस्कृत का। भाई उर्दू वालों जिन पे उर्दू है उनके लिए भी हम लेके आए हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। कॉम्प्रिहेंशन 20 नंबर का आना, राइटिंग स्किल आपकी 25 नंबर की आनी, ग्रामर है 20 नंबर की, और लिटरेचर सिर्फ 15 नंबर की है। ये रही आपकी उर्दू का सिलेबस, जिसमें आपको इस्म की अकसाम लिखनी है, ये सारी चीजें, वही जो हमारे नाउन प्रोनाउन वगैरह होते थे, जो प्लूरल्स होते थे, मुहावरे वगैरह। तो आसान है भाई, उर्दू वालों तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा कुछ इसमें मेहनत करने के लिए नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर इसमें थोड़ा सा भी ध्यान देते चलोगे ना, शुरुआत से स्टार्टिंग से ध्यान देते चलोगे, तो स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट उर्दू रहने वाला है। तो लिटरेचर जितने भी हैं स्कोरिंग है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जहां तक मैं हिंदी, संस्कृत और उर्दू की बात करूं, इसमें मार्क्स लाना थोड़ा रिलेटिवली इजी रहता है, ठीक है। तो ध्यान देते हुए चलना। अब मेरे पिटारे में आपके लिए क्या है, उससे पहले एक आईटी और रहता है, आईटी के बारे में भी बता देता हूं। भाई आईटी में भी ना ज्यादा कुछ तो है नहीं। ये रहा आपका आईटी का सिलेबस, जिसमें 40 नंबर का आपका ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है, 10 नंबर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। ये बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलना, आप ना अपनी आंखों के सामने से निकालते हुए चलना, क्योंकि ये भी आपका एक एग्जाम ही है, इसके भी नंबर काउंट हो ही जाते हैं। तो भाई इसको भी आप पढ़ते हुए चलना। मैं क्या करने वाला हूं, मैंने तो अब आपको अभी मोटा मोटा बताया कि आपको पढ़ने का तरीका होना क्या चाहिए, जो आपके ये सब्जेक्ट है इनको पढ़ने का अप्रोच क्या रहना चाहिए, स्वॉट एनालिसिस कर लेना मेरे बच्चे। अगर 9th क्लास में 40% नंबर थे, 35% नंबर थे, बड़ा मुश्किल से पास होके आया, कंपार्ट होके आया, तो स्वॉट एनालिसिस कर ले बेटा आज ही बैठ के। स्वॉट एनालिसिस में मेरे बच्चे क्या करोगे तुम, इसमें एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ के कौन से टॉपिक्स, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेरे पक्के हैं, वो पता कर लो। आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से ऐसे आपके टॉपिक हैं जिनमें बहुत डर लगता है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो मेरे कमजोर है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये 2 चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। अब ओटी का मतलब क्या है, ओटी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है। अपॉर्चुनिटी मतलब कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो मेरे को टफ इसलिए लगते हैं, मैं कमजोर इसलिए हूं क्योंकि मैंने कोशिश नहीं की है, अगर मैं पढ़ूं तो मेरे लिए वो आसान हो जाएंगे। वो वाले टॉपिक्स, वो वाला सब्जेक्ट भी उठा लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स मुश्किल लगती है, क्यों लगती है, पढ़ी नहीं थी। हो सकता है इंग्लिश मुश्किल लगती है, क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि कोई अभी आपसे पहले सर, डियर सर से पहले मुझे मिला नहीं था, अब पढ़ता हूं तो इजी लगती है। अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ऐसे टॉपिक, संस्कृत, हिंदी, जिसपे हम ध्यान नहीं देते और जो हमें नुकसान दे देगा, एग्जाम टाइम पे हम बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हो जाएंगे, तो वो थ्रेट भी याद रखने। अपना एक एनालिसिस कर ले मेरे बच्चे, कहीं पे आप ना बैठ के लिख लो और क्लियर कर लो
क्लियर कर लो अपने आप को, क्योंकि हमें क्या करना है, हर बच्चा डियर सर बनेगा, पढ़ने का ना माइंडसेट बना के चलना है, कैसे पढ़ना है ये तो पता चले। मैं आपकी क्या मदद करने वाला हूं, अभी मैंने आपको स्वॉट एनालिसिस करा दिया, हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपको तरीका बताया कि कैसे कैसे ध्यान देना है, कैसे कैसे ध्यान देना है, किन चीजों पे, किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से स्कोरिंग चैप्टर्स है ना, बता दिया। पूरे साल मैं आपके साथ रहने वाला हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं मैं। अब एक चीज जो मैं आपके लिए करने वाला हूं मेरे बच्चों, मैं आपको हर सब्जेक्ट के मेरे बनाए हुए इंपॉर्टेंट इजी फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐसे ही। और क्या मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, तो एग्जाम से पहले आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी पीडीएफ की फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। और क्या मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना दोस्तों, और जो इस बार भी आने के चांसेस रहेंगे वो आपको मिलेंगे। और क्या होगा, और आपको मॉक टेस्ट मैं आपको देने वाला हूं, मॉक टेस्ट, सभी आपके सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे डियर सर चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा वादा है आपसे। तो दोस्तों सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा लाइव मैराथन क्लासेस तो आपकी, आप जानते ही हो, डियर सर की एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो लाइव मैराथन क्लासेस होती हैं वो आपकी मिलेंगी ही मिलेंगी, इसकी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। और कुछ सरप्राइजेस भी हैं, और आपके लिए ना एक सरप्राइज भी है, वो सरप्राइजेस भी आपको पता चल जाएंगे। बने रहो, जुड़े रहो। तो याद रखो ये सब कुछ आपके लिए है, मैं सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को डियर सर बनाना है जहां कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर रहे, जहां पे किसी चीज का डर ना हो, पढ़ाई को एंजॉय करो। 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिन में रोजाना अगर 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो आप 90% इजीली स्कोर कर सकते हो। जो एवरेज बच्चा है, जो नीचे डाउन है ना, जिसको कोई नहीं पूछ रहा, मुझे उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर उठाना है, उसी के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी मेहनत, मेरी कोशिश पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए, और इंतजार कीजिए क्लास 10th की इंग्लिश का रोड मैप के लिए। वहां मैंने आपके लिए क्या खास किया है वो जानने के लिए वीडियो देखना ना भूलिए, बहुत जल्दी मिल जाएगी आपको वीडियो भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।